साल 1673। दो बच्चे अपनी माँ को एक पेंडेंट गिफ्ट में देते हैं। इनकी माँ कहती है कि वो इसे हमेशा पहन के रखेगी। हम देखते हैं ये काफी खुशहाल परिवार होता है। यहाँ सभी डांस भी करने लगते हैं, जिस दौरान छोटा वाला अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सभी जा चुके होते हैं। ये देख वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो नदी के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे मिल भी जाती है। लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ उसके बड़े भाई को डुबाकर मार रही है। ये देख छोटा वाला डर जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे भी डुबाकर मार देती है। इस घटना के 300 साल बाद यानी कि 1973 में हमें एक परिवार दिखाया जाता है। मदर एना और उसके दो बच्चे क्रिस और सैम। एना एक विडो है। दरअसल उसके हस्बैंड पुलिस में थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। फिलहाल वो अकेले अपने बच्चों को पाल रही है। एना एक सोशल वर्कर है एंड एक दिन दिखाया जाता है कि उसके बॉस कूपर पैट्रिशिया नाम का केस दूसरी कोवर्कर डोना को दे देते हैं, जो असल में एना हैंडल कर रही थी। दरअसल पैट्रिशिया नाम की औरत के दो बच्चे हैं, टॉमस और कार्लोस, एंड इन्हें लगता है कि उसकी माँ अपने बच्चों को मारती पीटती है। सीरियसली उन्हें चोट पहुंचाती है। इसलिए टाइम टू टाइम उसके घर जाकर बच्चों का हाल चाल लेते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से इन्होंने नोटिस किया है कि उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये डोना को ऑफिसर क्लैरो के साथ पैट्रिशिया घर भेजने लगते हैं। लेकिन एना मना कर देती है और वो कहती है कि ये केस उसका है, इसलिए उसे ही जाना चाहिए। कूपर की ये करने की वजह होती है कि वो समझते हैं कि उसकी घरेलू लाइफ कितनी बदल चुकी है, इसलिए वो डोना को ये केस दे देते हैं। पर फिर भी एना नहीं चाहती कि डोना जाए, इसलिए वो अगेन ये केस एना को ही दे देते हैं। एना ऑफिसर क्लैरो के साथ पैट्रिशिया के घर पहुंच जाती है। हम देखते हैं पैट्रिशिया पहले तो इन्हें अंदर आने से मना कर देती है, ये कहकर कि उसके बच्चे ठीक है। पर एना नहीं मानती, क्योंकि वो खुद देखना चाहती है कि वो बच्चे ठीक हैं कि नहीं। अब पैट्रिशिया मान जाती है, पर एक शर्त पे कि क्लैरो बाहर ही रुकेगा। एना भी इसके लिए रेडी हो जाती है, पर अंदर पहुंच एना को उसके बच्चे नहीं दिखते। वो पैट्रिशिया से पूछती है, पर पैट्रिशिया अजीब सा बर्ताव करने लगती है, जैसे वो डरी हुई होती है और उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो कि वहाँ खड़ी एना नहीं सुन पा रही। थोड़ी देर में पैट्रिशिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही एना बच्चों को ढूंढने लगती है। उसे दोनों बच्चे मिल भी जाते हैं, पर इन दोनों को पैट्रिशिया ने एक रूम में बंद कर रखा है, जिसकी चाबी उसके पास है। इसी दौरान पैट्रिशिया यहाँ पर पहुंच एना को यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो देख लेती है कि उसे उसके बच्चे मिल चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एना मना कर देती है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन सही समय पर क्लैरो यहाँ पहुंच जाता है और वो एना को बचा लेता है। वही पैट्रिशिया कह रही होती है कि उसके बच्चों को बाहर ना निकाले, वो भी सिर्फ आज रात के लिए, और ये सिर्फ आज रात की ही बात है। यहाँ पर एना कुछ भी नहीं समझ पाती कि आखिर पैट्रिशिया क्या कहना चाहती है, पर एना उसके बच्चों को बाहर निकाल देती है। हालांकि हम देखते हैं कि पैट्रिशिया के बच्चे खुद भी कह रहे होते हैं कि वो उन्हें बाहर ना निकाले। अब एना को लगता है कि उसके बच्चे उसकी माँ से डरे हुए हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, इसलिए एना इन्हें फिर भी निकाल देती है। इस पूरे सीन को देख समझ आता है कि पैट्रिशिया अपने बच्चों की रक्षा कर रही होती है किसी चीज से, और ये चीज ऑफ कोर्स भूतिया ही है, जिसे एना अभी नहीं समझ पाती। इस सीन से मुझे केस 39 मूवी की याद आ गई। उसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ी सिमिलर भी है। उस मूवी की वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे दिखाया जाता है इन बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। यहाँ पर एना इन बच्चों के हाथों पर जला निशान देखती है। उसे लगता है कि ये पैट्रिशिया ने किया होगा, लेकिन बच्चे कहते हैं कि ये उनकी माँ ने नहीं किया, बल्कि उसने किया है। एना कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये किसकी बात कर रहे हैं। खैर देर रात यही बच्चे दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कार्लोस की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। जैसा कि पैट्रिशिया ने कहा था, उसे भी सुनाई दे रही थी, लेकिन एना को नहीं। ये बात वो टॉमस को बताता है, पर टॉमस बेड पर नहीं होता। दरअसल वो पहले से ही जगा हुआ है और वो गेट पर खड़ा होता है। कार्लोस उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो इग्नोर करता है और हॉलवे में चला जाता है। ये देख कार्लोस अपने भाई का पीछा करता है। तभी टॉमस रुककर हॉलवे में लगे एक मिरर पर इशारा करता है। ये देख कार्लोस उस मिरर में देखता है और उस मिरर में वो देखता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, जिसके तुरंत ही बाद कार्लोस के सामने एक आत्मा आ जाती है एंड इसका नाम है ला llorona, वही औरत जिसे हमने फिल्म की कहानी में अपने बच्चों को मारते हुए देखा था। इस घटना की कुछ देर बाद एना को पता चलता है पैट्रिशिया के दोनों बच्चों की मौत हो गई है, वो भी डूबकर। और ये सुन उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने उन बच्चों से वादा किया था कि वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देगी।
खैर एना तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है एंड वो अपने बच्चों को भी साथ लेती है क्योंकि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। यहाँ पर पैट्रिशिया भी आती है जो कि फूट फूट कर रो रही होती है और इन सब का इल्जाम वो एना पर लगा देती है, ये कहकर कि अगर एना ने उस रात उन्हें बाहर नहीं निकाला होता तो उसके बच्चे आज भी जिंदा होते। एना यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर वो किससे अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी और यहाँ पर पैट्रिशिया बताती है ला llorona। अब एना को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये ला llorona है कौन। यार पुलिस वाले यहाँ से पैट्रिशिया को ले जाते हैं क्योंकि पुलिस को लगता है कि उसने ही अपने बच्चों को मारा है। जाते वक्त पैट्रिशिया को एना के बच्चे दिखते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट वो उन्हें अलग ही निगाहों से देखने लगती है। क्रिस भी पैट्रिशिया को देखता है लेकिन आगे हम देखते हैं कि क्रिस को क्राइम सीन पर जाना है लेकिन एना ने उसे मना कर रखा है कि वो अपनी बहन के साथ ही रहे। पर क्रिस फिर भी नहीं सुनता क्योंकि क्रिस भी पुलिस बनना चाहता है अपने पिता की तरह, इसलिए उसे ये सब चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगती है। एंड हम देखते हैं कि वो छुपके से क्राइम सीन को देख रहा होता है, तभी उसके पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है विच इज नन अदर देन ला llorona। ये देख क्रिस डर जाता है पर ला llorona उसके हाथ को पकड़ लेती है। क्रिस कैसे भी अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से भाग जाता है पर ला llorona फिर भी उसे डराती है। तभी एना यहाँ पर पहुंच जाती है जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। ये सभी घर पहुंच सो जाते हैं एंड हम क्रिस के हाथों को देखते हैं जिसे ला llorona ने पकड़ा था, वहां पर अब निशान बन गए हैं वैसे ही जैसा कि हमने पैट्रिशिया के बच्चों के हाथों पर देखा था। इससे समझ आता है कि अब ला llorona एना के बच्चों के पीछे पड़ चुकी है, मींस एना किड्स हैज बीन कर्स्ड बाय ला llorona। आप सोच रहे होंगे कि ला llorona ने तो सिर्फ क्रिस को कर्स किया है तो मैंने एना के दोनों बच्चों का जिक्र क्यों किया। वेल वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे एना पैट्रिशिया के बच्चों के फ्यूनरल पर जाती है जहाँ वो फादर पेरेस से मिलती है। जी हाँ, अगर आपको याद होगा तो हमने इन्हें एनाबेल मूवी में देखा था जो 2014 में आई थी, यानी कि एनाबेल क्रिएशन का सीक्वल। इस जगह हम एक आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम रफाएल है और यहाँ पर वो शुद्धिकरण का काम कर रहा होता है। इस आदमी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इसलिए इसे याद रखना। तो एना फादर परेस से ला llorona के बारे में पूछती है। फादर बताते हैं कि ला llorona को द वीपिंग वुमेन भी कहते हैं, यानी कि शरापित औरत। वो बताते हैं दरअसल ला llorona मैक्सिको की सबसे खूबसूरत औरत थी और ये बात 300 साल पुरानी है। ला llorona को बाद में एक लड़के से प्यार हो गया जिसके बाद इन दोनों की शादी हो गई और फिर इनके 2 बच्चे हुए एंड ये दोनों अपने बच्चों से काफी प्यार करते थे। पर एक दिन ला llorona अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है। इस चीज से उसे इतना गुस्सा आता है, साथ ही इतनी जलन होती है कि वो फैसला करती है कि वो अपने पति से वो चीज छीन लेगी जो उसे अपनी जिंदगी में बहुत प्यारी है, विच इज नन अदर देन देयर किड्स, यानी कि अपने बच्चे। जी हाँ, ला llorona अपने बच्चों को पानी में डुबाकर मार देती है। पर जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया तो वो काफी दुखी हो जाती है और इस गम को झेल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो खुद को भी पानी में डुबाकर मार लेती है। पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती क्योंकि उसने अपने बच्चों को मारकर एक पाप किया था। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट शी बिकम्स द वीपिंग वुमेन हु कर्स्ड अदर चिल्ड्रंस, ताकि दूसरों के बच्चे मार उसे अपने बच्चे मिल जाए। ला llorona की कहानी सुनने के बाद एना को ये सब बस एक फोक टेल लगती है, इसलिए वो इस पर फिलहाल के लिए कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर इसके बाद हम सैम को देखते हैं। वो अपने घर पे पूल के पास होती है जिस दौरान ला llorona उसे डराती है और सिर्फ डराती ही नहीं है बल्कि वो क्रिस के तरह ही सैम के हाथों को भी पकड़ लेती है, यानी कि वो भी अब कर्स हो चुकी है। मीन्स अब एना के दोनों बच्चों की जान खतरे में है एंड एना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है। पर ज्यादा देर तक नहीं क्योंकि रात को ऑफिसर कूपर इनके घर पर आते हैं और वो एना को पैट्रिशिया के केस की फाइल देते हैं। दरअसल इनका पूरा शक है कि पैट्रिशिया ने ही अपने बच्चों को मारा है, पर एक भी सबूत पैट्रिशिया के खिलाफ नहीं है, यानी कि उसने अपने बच्चों को नहीं मारा। पर इन्हें फिर भी लगता है कि उसी ने ही मारा है, इसलिए कूपर चाहते हैं एना पैट्रिशिया का इंटेरोगेशन करे कोज वो उसे अच्छे से जानती है एंड उससे कन्फेस करवाए कि उसने ही ऐसा किया है। लेकिन एना यहाँ पर कहती है कि पैट्रिशिया बिल्कुल भी उससे बात नहीं करेगी, पर फिर भी वो रेडी हो जाती है। अब देर रात हम उसे केस फाइल को पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें उसे कुछ फोटोज भी मिलती है। उनमें पैट्रिशिया के बच्चों के हाथों पर बने वो निशान भी होते हैं एंड ये देख वो चौंक जाती है क्योंकि ये निशान वैसे ही है जैसा कि सैम के हाथों पर बना है। जी हाँ, घर आकर सबसे पहले वो यही देखती है, पर यहाँ पर सैम बताती है कि वो बस गिर गई थी। अब एना को थोड़ा तो शक होता है एंड ये शक थोड़ी देर बाद कंफर्म भी हो जाता है क्योंकि आगे हम देखते हैं उसे घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है ये क्रिस है जो कि नींद में चल रहा है
बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने टॉमस को भी चलते हुए देखा था। इट मीन्स लायरोना आसपास ही है। एंड ये सही भी होता है क्योंकि हम देखते हैं कि फाइनली एना को भी लायरोना दिख जाती है और उसे देख एना काफी डर जाती है। पर यहाँ पर लायरोना उसे कुछ भी नहीं करती और वो चली जाती है। पर एना को अब कंफर्म हो गया है कि लायरोना इज रियल, मीन्स कि उसके बच्चे अब डेंजर में हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट अगर उसके मन में अभी भी रह गया हो तो वो अगले दिन क्लियर हो जाता है। दरअसल नेक्स्ट डे वो पैट्रिशिया का इंटेरोगेशन करती है, जिस दौरान वो नोटिस करती है कि पैट्रिशिया के हाथों पर भी वैसा ही निशान होता है जैसा कि उसने उसके बच्चों पर, साथ ही अपने बच्चों पर भी देखा। एना के पूछने पर पैट्रिशिया बताती है ये लायरोना ने किया है। इतना ही नहीं, यहाँ हम जान पाते हैं कि पैट्रिशिया अवेयर है कि लायरोना अब एना के बच्चों के पीछे पड़ी है, और वो इसलिए क्योंकि इसकी वजह पैट्रिशिया ही है। जिया यहाँ वो बताती है कि उसके बच्चों को मारने के बाद उसने भगवान की जगह लायरोना से प्रार्थना की कि वो एना के बच्चे ले जाए और बदले में उसके बच्चे दे दे। एंड यहाँ पर हमें पूरी कहानी समझ आती है कि क्यों लायरोना एना के बच्चों के पीछे पड़ी है। इसी दौरान हम क्रिस को देखते हैं, जहाँ उसे लायरोना फिर डराती है, पर इस बार डराने के साथ उसे चोट भी पहुंचाती है। पर सही समय पर एना यहाँ पर आ जाती है और वो क्रिस को डॉक्टर के पास ले जाती है। लकीली क्रिस के हाथों पर नॉर्मली मोचाई होती है, पर डॉक्टर यहाँ पर उसके हाथों पर लगे उन निशानों को नोटिस कर लेते हैं, जिससे उन्हें एना पर शक होता है। एंड इसकी रिपोर्ट वो ऑफिसर कूपर को करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि कूपर डोना के साथ एना के घर पर आते हैं ताकि वो एना के बच्चों से बात कर सके कि कहीं उनकी माँ उनके साथ गलत तो नहीं कर रही। ये तो वही बात हो गई कि ईडी में काम कर रहे कर्मचारी पर ही ईडी की रेड हो गई। खैर क्रिस और सैम अपनी माँ को बचा लेते हैं एंड वो बताते हैं कि ये निशान गिरने से बने हैं, इसलिए कूपर और डोना यहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले कूपर एना को बताता है कि उन्होंने पैट्रिशिया को छोड़ दिया है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, और एना ये समझ भी पाती है क्योंकि वो जानती है कि पैट्रिशिया ने कुछ भी नहीं किया है और इन सब के पीछे लायरोना है। लेकिन यहाँ पर वो कूपर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। आगे हम देखते हैं कि लायरोना अगेन इन्हें डराती है एंड इस बार वो एना के हाथों को पकड़ लेती है, जिससे उसके हाथों पर भी वैसे ही निशान बन जाते हैं। ऑल्दो वो खतरे में नहीं है क्योंकि ये लायरोना सिर्फ बच्चों को ही मारती है। अब इस घटना से वो इतना डर जाती है कि वो सीधा फादर पेरेस के पास जाती है। फादर पेरेस एना को उस लोगों के बारे में बताते हैं जो कि इस तरह के केस हैंडल करते हैं, पर वो चर्च के लिए काम करते हैं, इसीलिए सबसे पहले उन्हें चर्च को इसके लिए मनाना होगा, जिसमें काफी समय लग जाएगा। बट इतना टाइम इनके पास नहीं है। वैसे ये लोग कौन है आप समझ ही गए होंगे, फिर भी नहीं तो बता दूं, वो एड और लोरेन वॉरेंस की बात कर रहे हैं। पर फादर भी यहाँ पर समझ पाते हैं कि अगर ये सच में लायरोना है तो इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए वो एना को एक आदमी के बारे में बताते हैं जो कि प्रीस्ट रह चुका है, लेकिन चर्च ने उसे निकाल दिया था। इसी वजह से वो इनका साथ नहीं दे सकते क्योंकि ये चर्च के नियमों के खिलाफ होगा, पर वो आदमी इनका साथ दे सकता है, इसलिए वो इन्हें उसका एड्रेस दे देते हैं। अब एना अपने बच्चों के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो प्रीस्ट उसे मिल जाता है। इसका नाम राफेल है। जी हाँ, ये वही है जिसे हमने पैट्रिशिया के बच्चों के फ्यूनरल पर देखा था। यहाँ पर राफेल भी इन्हें पहचान लेता है और उसकी नजर बच्चों के हाथों पर बने उन निशानों पर भी जाती है और ये देख वो समझ जाता है, इसलिए वो इन्हें कहता है कि इन्हें चर्च की मदद लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सैम उससे रिक्वेस्ट करती है उसकी हेल्प करने के लिए एंड उसका मासूम चेहरा देख राफेल मना नहीं कर पाता एंड वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और अपने साथ वो काफी सारी भूतिया चीजों को भी ले जाता है, यानी कि भूत भगाने वाली चीजें, जिनमें दो चीजें मेन होती है, एक क्रॉस और दूसरा बहुत सारे बीज जो कि फायर ट्री के होते हैं। वो बीजों को सभी दरवाजे और खिड़कियों पर लगा देता है एक लाइन की तरह, ताकि लायरोना अंदर ना आ सके। इसका कारण वो बताते हैं कि जब लायरोना अपने बच्चों को मार रही थी उस दौरान वहाँ पर यही फायर ट्रीज के पेड़ मौजूद थे एंड एक तरह से वो विटनेस थे उसके पापों का, इसलिए वो इससे डरती है। फिर आगे हम देखते हैं इनकी तैयारी पूरी हो जाती है और उन बीच के होते हुए भी लायरोना घर के अंदर चली आती है और वो एना पर अटैक कर देती है। इसके बाद बारी उसके बच्चों की आती है एंड ये सब राफेल देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं करता और वहां से चला जाता है। इसके बाद लायरोना सबसे पहले क्रिस को अपने साथ बाहर ले जाने लगती है ताकि वो उसे डुबाकर मार सके, पर इससे पहले कि वो उसे घर से बाहर निकालती, यहाँ पर राफेल आकर क्रिस को बचा लेता है और तुरंत ही वो उन बीजों को दरवाजे पर डाल देता है। अब क्रिस तो अंदर होता है इस दौरान और लायरोना बाहर होती है, इसीलिए वो बाहर फंस जाती है। यहाँ पर राफेल रिवील करता है कि उसने जानबूझकर ये किया था। दरअसल उसे नहीं पता था कि लायरोना पहले से ही अंदर है या फिर घर के बाहर है, इसीलिए उसने ऐसा किया ताकि वो कंफर्म कर सके एंड उसका प्लान सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि अब लायरोना घर के बाहर हो चुकी है। ऑल्दो इस चीज से एना बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि उसके बच्चों की जान सच में खतरे में पड़ गई थी।
अब कुछ देर तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन हम देखते हैं सैम को, वो अपनी डोल ढूंढ रही होती है और ये डोल होती है घर के बाहर, यानी कि उस लाइन की दूसरी तरफ। अब सैम है तो बच्ची ही, वो उस डोल को लेने की कोशिश करती है, जिस दौरान एना उसे देख लेती है और ये देख वो तुरंत ही उसे रोकने जाती है, पर तब तक देर हो जाती है क्योंकि सैम को वो डोल मिल जाती है और उसको लेते वक्त वो लाइन हल्की सी मिट जाती है। ऐसा होते ही लाइरोना उसे बाहर खींच लेती है। एना भी बिना देरी किए उसे बचाने जाती है एंड वो देखती है कि पूल में वो डोल पड़ी है, इसका मतलब कि सैम अंदर ही है। अब एना बिना देरी किए उस पूल में कूद जाती है और उसे सैम मिल भी जाती है, पर यहाँ पर लाइरोना उस पर अटैक कर देती है। लेकिन सही समय पर यहाँ पर रफाएल आ जाता है और वो पूरे पूल के पानी को पवित्र कर देता है, जिसकी वजह से लाइरोना को वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है और वो कुछ देर के लिए यहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से सैम की जान बच जाती है। लेकिन इस घटना के बाद सैम एक तरह से पजेस हो जाती है, यानी कि अब वो लाइरोना के कंट्रोल में है, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने आप ही वो घर के बाहर जाने की कोशिश कर रही है। रफाएल बताता है कि इस चीज को खत्म करने के लिए उन्हें लाइरोना को खत्म करना होगा, जिसके लिए उसे सबसे पहले एना के बच्चों को सुरक्षित करना होगा। एंड यहाँ रफाएल क्रिस और सैम को एक क्लोजेट में बंद कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पैट्रिशिया ने अपने बच्चों के साथ किया था। अब बच्चों को क्लोजेट में डाल ये दोनों बैठे होते हैं, जिस दौरान रफाएल को एक पेंडेंट दिखता है जो कि एना के पास है। एना उसे बताती है कि जब पूल में वो उससे लड़ रही थी तो ये पेंडेंट उसके हाथ में फंस गया था, यानी कि ये उसका है एंड ये वही पेंडेंट है जिसे लाइरोना के बच्चों ने उसे गिफ्ट किया था। रफाएल एना को इसे अपने पास ही रखने के लिए कहता है, क्योंकि क्या पता ये आगे काम आ सके। एंड हम देखते हैं कि ये चीज क्रिस भी सुन रहा होता है। अब इनकी बातों के दौरान हम किसी को इनके घर में आता हुआ देखते हैं। पहला तो लगता है कि ये लाइरोना है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो भी है उन बीच के ऊपर से चल के आ रहा है या फिर कहीं आ रही है, तो डेफिनेटली ये लाइरोना तो नहीं है। अब ये जो भी है ये अंदर आकर क्रिस और सैम को उस क्लोजेट से बाहर निकालकर इस घर से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। अपने बच्चों की आवाज सुन एना वहां पहुंच जाती है एंड हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि पैट्रिशिया है। दरअसल यहाँ पर वो उसके बच्चों को लाइरोना के हाथों मरवाने आई है ताकि उसे अपने बच्चे मिल सके। अब एना भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पैट्रिशिया के पास एक गन भी होती है, पर रफाएल फिर भी कोशिश करता है एना के बच्चों को बचाने की, इसलिए पैट्रिशिया उसे शूट कर देती है। लकीली वो गोली रफाएल को बस छूकर निकल जाती है, पर उससे वो घायल हो जाता है। एना उसे समझाने की कोशिश करती है पर पैट्रिशिया नहीं सुनती। इसके बाद वो उस बीजों को दरवाजे से हटा देती है और ऐसा होते ही लाइरोना अंदर चली आती है और सबसे पहले वो एना को बेसमेंट में बंद कर देती है। ये देख क्रिस अपनी बहन को लेकर यहाँ से भागने लगता है। इस दौरान उसे वो पेंडेंट भी दिखता है, इसे वो अपने साथ ले जाता है। ये दोनों एटिक में जाकर छुप जाते हैं, पर लाइरोना वहां पर आ जाती है। ये देख क्रिस उसके सामने वही पेंडेंट रख देता है और ऐसा करते ही हम देखते हैं कि लाइरोना अपने ह्यूमन अवतार में आ जाती है। दरअसल इसके पीछे का कारण है वो पेंडेंट। ये पेंडेंट देख उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है और एना के बच्चे उसे अपने बच्चे लग रहे होते हैं। इसी दौरान हम एना को देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला कर बेसमेंट का दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है एंड वहीं पर हम पैट्रिशिया को भी देखते हैं एंड यहाँ पैट्रिशिया का दिल पिघल जाता है और वो एना को बेसमेंट से आजाद कर देती है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि इसमें एना की गलती नहीं थी, वो तो बस अपना काम कर रही थी। वही हम सैम और क्रिस को देखते हैं। यहाँ पर हम सैम को देखते हैं कि उसके पास एक बड़ा सा आईना होता है, इस पर एक कपड़ा रखा हुआ है। गलती से ये कपड़ा सैम से हट जाता है, इसकी वजह से लाइरोना को शीशे में अपना भूतिया चेहरा दिखता है। अब शीशे में अपना चेहरा देख लाइरोना भड़क जाती है एंड अगेन वो अपने भूतिया अवतार में आ जाती है एंड वो फिर से सैम और क्रिस को मारने की कोशिश करती है, पर तब तक यहाँ पर एना और रफाएल पहुंच जाते हैं। रफाएल के पास वही क्रॉस होता है जो कि फायर ट्री से बना था। वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है पर लाइरोना उसे दूर फेंक देती है। ये देख वो क्रॉस एना को दे देता है। एना भी बिना देरी किए उस क्रॉस को लेकर लाइरोना के दिल में घुसा देती है एंड ऐसा होते ही लाइरोना खत्म हो जाती है। इसके साथ ही अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द कर्स ऑफ लाइरोना या फिर कहे द कर्स ऑफ वीपिंग वुमेन। इसे कोई और नहीं बल्कि माइकल शावेज ने डायरेक्ट किया है और सच कहूं तो इस बंदे ने कॉन्जरिंग यूनिवर्स में कई सारी मूवी को डायरेक्ट कर रखा है, अगर आपने ध्यान दिया हो, एंड दैट इज फैक्ट। अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा तो पिछले मूवी में यानी कि एनाबेल कम्स होम में हमने दो चीज देखा था वॉरेंस के म्यूजियम में, एक तो द वेडिंग ड्रेस और दूसरा एक क्रॉस को। एंड यहाँ हम समझ पाते हैं कि द वेडिंग ड्रेस कोई और नहीं बल्कि लाइरोना की ड्रेस है और वो क्रॉस भी उसी केस से रिलेटेड था।